कोई एक दो बच्चों की बात नहीं है, ये 22,80,000 बच्चों का मामला है। अब इनमें कुछ छात्र ऐसे भी थे जो नीट के नाकारा सिस्टम की भेंट चढ़ गए। पेपर लीक ने उनका मनोबल तोड़ दिया और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। बच्चों का ड्रेस कोड ये होना चाहिए, बच्चों के पजामे ढीले होने चाहिए, बच्चा कोई कलावा ना पहन के चले जाए, बच्चे के कहीं मेटल ना हो, टी शर्ट में जिप ना हो, काट के निकाल ली, क्योंकि कल्प्रेट कौन है? बच्चा। हर तरीके से देखा जा रहा था, भाई तू जा रहा है पेपर देने, तू तो गुनाहगार है, तूने ये पेपर भर क्यों दिया? एनटीए 2017 में आप एनटीए को लाते हैं, क्यों लाते हैं आप एनटीए को? मैं कहूंगा कि एनटीए अपने मतलब को बदल चुकी है। नेशनल टेंशन एजेंसी, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। नीट पेपर लीक हो गया, उसके बाद एनटीए ने सीबीआई जांच करी, रीनीट का अनाउंस। सर ये नीट पेपर लीक हो गया, ये मतलब कोई अफसोस पहले साल का है? 18 बच्चे इस सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं, उनके लिए कोई दुख? कुलकर्णी साहब के पास एक्सेस कैसे था? आधा उसका कॉन्फिडेंस तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही टूट गया, लेकिन जिस चीज पे सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी, क्या उस पे ध्यान दिया? और उन्हें ऑफलाइन में पेपर सॉल्व कराया जाता है, जिससे उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। जब तक तुम्हारा ये प्रूफ पूरा क्लियर नहीं हुआ था, ये प्रोपेगेंडा पूरा तुमने क्लियर नहीं करा था, सीबीआई ने तुम्हें बताया नहीं था, तो तुमने पेपर क्यों दोबारा कंडक्ट कराया? क्या हमसे कैसे गलती हो सकती है? हम तो तानाशाह हैं, हमारा तो तुगलकी फरमान है, हमने कह दिया तो बस कह दिया, हमने पेपर ले लिया तो ले लिया। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं आप, अपने आप को टेक्निकली साउंड करने जा रहे हैं, और आपका एक पोर्टल आपसे ढंग से काम नहीं कराया जा रहा। यार उसे चेक तो कर लेते आप। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये बात कही थी नेल्सन मंडेला ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन जब हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश की जो नेशनल एजेंसियां हैं वो किसी भी तरह से कोई भी पेपर ढंग से ना करवा पा रही हैं, ना उनके रिजल्ट की चेकिंग कर पा रही हैं। तो स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट शशांक शर्मा जी का, जो पेशे से तो एक शिक्षक हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों के हित की भी बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे चैनल पर। थैंक यू आदित्य जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। मैं भी बहुत शानदार हूँ, लेकिन शानदार नहीं भी हूँ क्योंकि हमारे जैसे कई छात्र नहीं सर, शानदार ही रहिए, ठीक है? ये तो अब आपके देश का हिस्सा है, तो ये तो आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, काम करते रहिए, बाकी जो होना है वो हमारे नेता करते रहेंगे, आप उन पे छोड़ दीजिए। काम बिगाड़ते रहेंगे? बिल्कुल बिगाड़ते रहेंगे। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत फेमस मुद्दा है, फेमस तो नहीं कहूंगा, इनफेमस मुद्दा है नीट का। नीट पेपर लीक हो गया, अफसोस है, जेन्युइनली अफसोस है। नीट पेपर लीक हो गया, उसके बाद एनटीए ने सीबीआई जांच करी, रीनीट का अनाउंस। सर ये नीट पेपर लीक हो गया, ये मतलब कोई अफसोस पहले साल का है? सर बहुत पहले से ही है। तो फिर तो ये जनरल है, दिवाली हर साल आती है। इस बार कुछ पर्सनल लग रहा है मुझे, पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मेरे कई जानने वाले छोटे भाई बहन जिन्होंने नीट की तैयारी दिन रात महीनों से सालों से करी थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो रही है। और जो 18 बच्चे इस सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं, उनके लिए कोई दुख? बहुत ज्यादा सर, मुझे तो बहुत ज्यादा, लेकिन इस सरकार को दुख नहीं है। सरकार का तो उनकी तरफ देखना ना देखना वो मैं नहीं जानता, लेकिन सिस्टम में जो खामियां हैं उस पे काम होना चाहिए। एनटीए 2017 में आप एनटीए को लाते हैं, क्यों लाते हैं आप एनटीए को? क्या आप लाते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन मैं कहूंगा कि एनटीए अपने मतलब को बदल चुकी है। नेशनल टेंशन एजेंसी, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, नॉन टैलेंटिंग एजेंसी। अगर आप इस पे देखेंगे तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, तो मेरे लिए तो नॉन ट्रस्ट एजेंसी है। एनटीए 2017 में तब आया जब एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, सीबीएसई ने कंडक्ट कराया। 2015 में एआईपीएमटी लीक हुआ, तब भी दिन था 3 मई। 2026 में भी 3 मई का ही नीट का पेपर था। हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। एआईपीएमटी का एग्जाम लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, तब सीबीएसई ने फटाफट से 4 वीक के अंदर अनाउंस कर दिया पेपर दोबारा होगा। जुलाई में पेपर होता है, लेकिन तब सबके सामने यह आया कि नीट जैसा पेपर, प्री मेडिकल टेस्ट जैसे एग्जाम भी लीक होते हैं। तब यह कहा गया कि अब हमें इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। 2017 में एनटीए का गठन होता है, लेकिन 2019 में एनटीए अपना पहला पेपर नीट कराती है।
तो मैं तो कहूंगा 2019 से एनटीए के हाथ में भाग दौड़ आई, किसकी? लीक कराने की। उसके बाद 2020 में क्या होता है, कोविड आ जाता है। एनटीए की बुरी किस्मत, ठीक है, कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। जैसे ही 2020 में कोविड आता है तो वो पेपर पोस्टपोन्ड होते होते आपने देखा होगा कितना लेट वो पेपर होता है। तब पहली बार 720 नंबर एनटीए के नीट के पेपर में लगे, सबसे पहले 720। उसके बाद 2022 में रिपोर्ट्स आती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से व्हाट्सएप के थ्रू पेपर लीक हुआ। ठीक है, ये वो पहला मामला था जो एनटीए के काल में पहली बार पेपर लीक हुआ। लेकिन वो तब पहला था जब आप और हमारे सामने आया था। पेपर तो उससे पहले भी लीक हुआ है एनटीए का। यानी मैं नहीं कहता कि 21 में पेपर लीक नहीं हुआ, आपको पता नहीं लगा, मुझे पता नहीं लगा तो लीक नहीं हुआ। अरे लीक तो तब भी होता है। आपको यहां पे हवा दिख रही? क्या चीज? हवा दिख रही है आपको यहां? नहीं, लेकिन अगर आपको हवा नहीं दिख रही तो क्या हवा नहीं है, वजूद में नहीं है? बिल्कुल। तो अगर आपको पेपर लीक जब तक नहीं पता लगा तब तक वो वजूद में नहीं है? बिल्कुल है। कौन है इसका जिम्मेदार? ये ऑब्वियस सी बात है। एनटीए की कोर कमेटी की आप बात करिए कि एनटीए के अंदर से तो पेपर निकला है। अगर ये पेपर आपने यहां लिख रखा है तो आपको पता है ना कि ये पेपर कहां रख रखा है आपने, तो निकला कहां से? यहां से। एनटीए का प्यारा एक सारा काम सिक्योरिटी किस बेस पे रही? बच्चों का ड्रेस कोड ये होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के पजामे ढीले होने चाहिए, बच्चा कोई कलावा ना पहन के चले जाए, बच्चे के कहीं मेटल ना हो, टी शर्ट में जिप ना हो, काट के निकाल ली, कहीं भी बच्चों के कुछ नहीं होता। मतलब सिक्योरिटी किस पे थी? बच्चों पे, क्योंकि कल्प्रेट कौन है? बच्चा। हर तरीके से देखा जा रहा था, भाई तू जा रहा है पेपर देने, तू तो गुनाहगार है, तूने ये पेपर भर क्यों दिया? हर तरीके से फोकस किस पे किया गया था? बच्चे को डरा दिया गया एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचने से पहले कि भैया तू सबसे बड़ा मुजरिम है, तूने ये भर क्यों दिया पेपर? सही बात। आधा उसका कॉन्फिडेंस तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही टूट गया। लेकिन जिस चीज पे सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी, क्या उस पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया गया। किस पे सिक्योरिटी लगनी चाहिए थी? पेपर में। और पेपर तो कई दिन पहले ही निकल चुका था। आपको पता है कि पीवी कुलकर्णी साहब जो पुणे के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो इस पेपर के बनने तक में शामिल थे। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पेपर बनता है तो क्या आपको लगता है सिर्फ एक ही प्रोफेसर वो पेपर नहीं सेट नहीं, करता बहुत सारे प्रोफेसर आते हैं, बैठते ठीक है हैं। लेकिन फिर वो एक्सेस उसके पास उस पेपर का कैसे था? इसका मतलब कोई और भी इन्वॉल्व है बिल्कुल, जो अभी तक सामने नहीं आया। एनटीए के अंदर से ही पेपर निकले, नहीं तो कुलकर्णी साहब के पास एक्सेस कैसे था? और फिर वो एक्सेस के आने के बाद कुलकर्णी साहब पूरा रैकेट चलाते हैं। वो क्या करते हैं? मनीषा मैम को हायर करते हैं बायो के पेपर के लिए। एक और मनीषा थी जिन्हें हायर करा जाता है, वो उन बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, हाई प्रोफाइल बच्चों को जो उस पेपर की कीमत दे, और उन्हें ऑफलाइन में पेपर सॉल्व कराया जाता है जिससे उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। चलो पेपर तो उन्होंने करा दिया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वहां से ही वो पेपर सर्कुलेट होता है आगे। वो पेपर जाता है जो ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट्स है उनके पास, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, और वहां से सर्कुलेट होते होते पूरा नेक्सस सीकर तक पहुंचता है। सीकर के बाद ये पूरा पेपर पहुंचता है देहरादून में, पहुंचता है उत्तर प्रदेश में, पहुंचता है इनफैक्ट जम्मू कश्मीर तक ये पेपर पहुंच जाता है। ये सबको पता था। और एनटीए की मतलब नाक कान के नीचे कुछ जरा सी भी खबर भनक कोई जूं तक नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक होने के बाद बच्चों ने जब कंप्लेन करी कि पेपर लीक हुआ, तब एनटीए को पता चला। नहीं, यहां भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां भी बच्चों के कंप्लेंट पे नहीं हुआ, लेकिन करी पहले उन्होंने। सीकर के एक टीचर थे हाँ। जिन्हें पता लगता है कि उनके हॉस्टल के वार्डन आके कहता है कि मेरे बच्चे तक ये पेपर पहुंचा है, और जो टेलीग्राम चैनल पे पहले पहुंच गया था, वो जाते हैं सीकर में पुलिस स्टेशन और जाके एफआईआर करवाने के लिए कहते हैं, तो उन्हें हटा दिया जाता है। कहते हैं नहीं, आप इसके पहले पूरे के पूरे प्रूफ्स लेके आए तब हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। बिल्कुल, मतलब जो कंप्लेंट कर रहा है प्रूफ भी उसे लाने हैं पेपर लीक के, ये हमारा सिस्टम है। तब वो प्रूफ लेकर जाते हैं, वो दिखाते हैं कि देखिए ये टेलीग्राम पे पेपर है और ये हमारा 3 मई का पेपर है, ये वर्ड टू वर्ड मैच हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन मैच हुए? 143 क्वेश्चंस मैच हुए 180 में से। और उसके बाद भी हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के, अभिषेक सिंह जी, वो पार्लियामेंट में क्या कहते हैं आपने अगर सुना हो? वो कहते हैं कि नीट का पेपर सरफेस पे से लीक था, वो पेपर लीक थोड़ना है, और हम तब तक नहीं मानेंगे पेपर लीक। प्रदीप कुमार जी भी बोलते हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी
एनटीए के चेयरपर्सन Chairperson है। है। ये दोनों वहां पे बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में बोलते हैं कि ये पेपर लीक हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई हमें नहीं कह देगी। अरे तुमने फिर पेपर क्यों दोबारा कंडक्ट कराया? सही बात है। जब तक तुम्हारा ये प्रूफ पूरा क्लियर नहीं हुआ था, ये प्रोपेगेंडा पूरा तुमने क्लियर नहीं करा था, सीबीआई ने तुम्हें बताया नहीं था, तो तुमने पेपर क्यों दोबारा कंडक्ट कराया? बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर पेपर लीक नहीं था तो सीबीआई ये आरसीसी कोचिंग के मालिक को उठा रही है, पीवी कुलकर्णी साहब को उठा रही है, मनीषा को उठा रही है। क्यों? इनसे दोबारा पेपर सेट कराना है, इन्हें क्यों उठाया जा रहा है? तो मुद्दे बहुत है जो इसी पे एंटी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक बहुत चीज वायरल हो रही है, मैंने पर्सनली देखा, रीनीट का जो पेपर 21 जून को होना हाँ है, जी। सुनने में आ रहा है ये भी वायरल हो रहा है, टेलीग्राम ग्रुप्स बन रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप इन पे ना फंसें, ये फॉल्स हो सकता है, स्कैम हो सकते हैं, आपको ठगने। क्यों? ये सच भी तो हो सकता है। सही बात। अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूं कि अगर ये सच है तो कितना बड़ा फेलियर है सिस्टम का। कि और उनका आप ये देखो, हमारी आईटी सेल क्या कर रही है कि उन्हें हम लोग वो पेज सस्पेंड कर रही है। पेज सस्पेंड कर रही है, वो पेज सस्पेंड कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को देखा, इन सारी चीज़ों पे ना कहीं इंस्टीट्यूशन काम आते हैं, ना पढ़ाई लिखाई काम आती है, ना सरकार काम आती है, ना गवर्नेंस काम आती है, लेकिन सर वो एक जगह आती है कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो पहले उसको दबाना सीख लें। बिल्कुल, पहले उसे दबाएं, उसे साइडलाइन करें जिससे वो मुद्दा उठे ही ना, या आप उससे बड़ा मुद्दा क्रिएट कर दें कोई जो ये वाला मुद्दा हल्का हो जाए। मेलोडी खाई आपने? नहीं वो अच्छा। बाहर विदेश जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक चीज़ मैं इसी विषय पे बात करूँ, डी नीट का पेपर है, क्या 2025 का पेपर लीक हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आप सीकर के आंकड़े उठा के देख लें, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो टॉप रैंकर बच्चे थे वो सीकर के एक एक सेंटर से निकले हैं। टोटल 17 सेंटर सीकर के ऐसे हैं जहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के 60% बच्चे निकले हैं। ऐसा क्यों? वहीं से क्यों? सारे टॉपर वहीं पढ़ रहे थे। अब तो कोटा भी छोड़ दिया उन लोगों ने, मतलब सीकर ही इतना हब बन गया। मैं ये नहीं कह रहा सीकर के सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन सीकर से ही क्यों ऐसा हो रहा है? सीकर से मतलब क्या? अच्छा, ये आंकड़े क्या आपको हमें दिख सकते हैं? क्या हमारे आईएएस जो पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेट से चला रहे हैं, जो एनटीए चला रहे हैं, उन लोगों को नहीं दिखते? नहीं दिखते, वरना सुधार कर और लेते हैं। दिखते हो, अगर दिखते नहीं है तो ये तो मैं नहीं मानता, और अगर दिखते हैं तो क्या वो इन्वॉल्व है? नज़रअंदाज करना इसी को कहते हैं, इग्नोर करना। एक चीज़ इस बार पे मैं देख रहा हूँ, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगली बार से जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा। 2024 में लीक हुआ था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में राधाकृष्णन सर है, इसरो के फॉर्मर कमेटी, चीफ हाँ। हैं, तो उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने उन्हें इन्वॉल्व करा। तो उन्होंने तभी क्या कहा था कि मैं तो प्रेफर करता हूं कि सीबीटी बेस पे पेपर होना चाहिए। उन्होंने 17 पॉइंट्स दिए थे, उन 17 पॉइंट्स में से एनटीए ने कौन सा पॉइंट मान लिया? और उसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान जी जब 2026 में दोबारा ये लीक हो गया, मैं कह रहा हूं सिर्फ लीक बड़ी बात नहीं है, लीक के बाद वो 18 जिंदगियां बहुत बड़ी बात है, बहुत बच्चों वो ने फांसी 18 लगाई है। परिवार बहुत बड़ी बात है। और आप क्या सोचते हैं कि जो 18 बच्चे मरे हैं सिर्फ वही ट्रॉमा उन पे ही है? बाकी अरे भाई बिल्कुल है, साहब, 22,80,000 बच्चों पे ट्रॉमा है, और उनकी फैमिलियों पे भी। ठीक है। अगर आपको मैं आज कहूं कि ये तेरा पेपर है, इसे तैयारी कर ले, बस 7 दिन पढ़ ले बेटा, उसके बाद तू फ्री हो जाएगा, और 7वें दिन के बाद मैं तेरे से कहूं नहीं अब तुझे दोबारा पढ़ना है क्योंकि पेपर तो लीक हो गया, सबसे पहला तो वही कितना बड़ा ट्रॉमा है कि उस लूप में दोबारे से स्टार्ट करना, दोबारे PYQ लगाना, दोबारे वो लेक्चर अटेंड करना, दोबारे वही फॉर्मूले, वही इक्वेशन, वही रिएक्शन, उन पे दोबारे काम। ये इजी नहीं है। आधा तो बच्चा तब टूट जाता है जब वो 3 साल से ड्रॉप कर रहा है। 3 साल, आपको पता है ना कि नीट में ना कोई एज लिमिट है, ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट है। तो जो बच्चा रीड्रॉप लेता जाता है, यानी वो ऑब्सेस्ड हो चुका है कि मुझे डॉक्टर बन रहा है, और इस बार उसे दिख रहा था कि मेरे 650 नंबर आ रहे हैं, और तभी एकदम से खबर आती है कि नीट का पेपर लीक, जिसे पता है कि मेरे माँ बाप ने कितना पैसा इंस्टीट्यूशन में लगा दिया है। इसी चीज़ पे मैं आपसे एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। राजस्थान में एक बच्चा था, 3 साल से ड्रॉप ले रहा था, घर पे छत नहीं है, टीन सेट में रहता है। अरे 11 लाख रुपए का लोन लिया था घर वालों ने, 11 लाख का लोन लिया था उसकी क्लासेस के लिए। थर्ड अटेम्प्ट था। इस बार उसने निकलते ही अपने पेरेंट्स से कह दिया कि नहीं इस बार तो पापा हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। बहुत खुश था बच्चा। मैंने वो जब स्टोरी देखी, मेरे जनरली आंखों में आंसू आ गए। उसके मतलब खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, मजदूर पिता, किसी तरह से उन्होंने लोन लिया, पढ़ा रहे हैं बच्चे को, खुश बच्चा। अच्छा। पेपर लीक हो गया। सोचिए क्या उम्र होगी उस बच्चे की, शायद उम्र में मेरे से भी कई साल छोटा होगा वो बच्चा। उसने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली उसने, मतलब उन 18 बच्चों में वो भी इन्वॉल्व था।
और आप देखिए कि उसकी विडंबना देखिए कि उसने 2024, आपने कहा तीसरा अटेम्प्ट था, हाँ। यानी 2024 का उसका पहला अटेम्प्ट था, तब भी नीट का पेपर लीक हुआ। 25 में तो बहुत टफ पेपर आया। 2025 का पेपर सुपर टफ इन्होंने निकाला, लेकिन लीक वो भी था। उसके बाद 2026 का जब पेपर मॉडरेट से इजी की तरफ आया, लेकिन स्टिल उसके साथ बेचारे के साथ ही हो गया। तो ये इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? उन जिंदगियों के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है जिनके माँ बाप ने घर पे छत नहीं थी और 11 लाख रुपए लगा दिए, 11 लाख रुपए उस बच्चे पे लगा दिए कि अब ये कामयाब हो जाएगा, हम सबके जीवन संवर जाएगा। अब उसने उस पे इतना पैसा लगा दिया सिर्फ ये सोचते हुए कि अब हालात बदलेंगे, अब अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन ये आए उसके कि वो बेटा ही नहीं रहा जो अच्छा दिन लाने वाला था। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो उन 18 बच्चों की सुध नहीं ले रही है या उन 18 बच्चों के परिवारों की सुध नहीं ले रही है। लेकिन अगर बीइंग नॉन बाइस टुवर्ड्स अदर पार्टी अगर मैं बात करूं, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कहीं पर भी, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उन बच्चों की सुध ले रहे हैं। अब यहाँ राहुल गांधी के पार्ट या कांग्रेस के पार्ट को अगर हम कट करके हटा दें तो क्या हमारे देश की जो सरकार है उसका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उन परिवारों से बात करें? उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, कोई भी मुआवजा तो इस चीज को कवर कर ही नहीं सकता, ठीक है। और लेकिन सुध लेना अलग बात है, उनके दुख में खड़े होना अलग बात है, और मुआवजा वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि माँ बाप भी उस मुआवजे को अभी चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा लॉस जो उनके साथ हुआ है, जहां उनके बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे थे, अब वो बच्चा ही मौजूद नहीं है जो कल डॉक्टर बन सकता था, ठीक है। तो लेकिन हाँ, सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए, और कम से कम उस यूथ के साथ तो खड़ा होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कि वो कल का फ्यूचर है। सो कॉल्ड फ्यूचर ही आज उस सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहा है, उस सिस्टम के साथ नहीं चल रहा है। और आप नीट के एस्पिरेंट्स को तो आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है। ये तो आपने नीट की बात सुन ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीट पे एक चीज़ और कहने को आ रही है कि सिर्फ एनटीए नीट की बात नहीं है, जेई एक पेपर है जिसके अभी सुनने में नहीं आया है, क्या पता उधर भी पेपर लीक हो। इस बार मैं अगर अदर पेपर्स की भी बात करूँ एनटीए की, जैसे कि अगर मैं पीजी की बात करूँ, ये आपने नीट यूजी है, अभी अगर मैं सीयूईटी पीजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी का पेपर था और जो जर्नलिज्म का पेपर था। मैं कंटेक्स्ट के तौर पर जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला बहुत छोटे स्तर पर था तो ये कहीं उठा नहीं। बात ये थी कि सीयूईटी पीजी अपना कंडक्ट कराती है एनटीए, जैसे हर सब्जेक्ट का होता है मास्टर्स में एडमिशन के लिए। जो इस बार का जर्नलिज्म का पेपर था जिसका कोड था COQP17, वो पेपर 70% से ज़्यादा इररेलेवेंट था। मास मीडिया का क्वेश्चन पेपर था, एक भी उसमें था कि आप मास मीडिया पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बेसिक जो आपकी नॉलेज होती है जीके वगैरह वो पूछेंगे। हुआ क्या था इस बार, मैं उसका खुद एक रेसिपेंट था तो मैं जानता हूँ वहाँ पे क्या हुआ। 2019 से सवाल पूछा गया, करंट अफेयर के नाम पे 2024 से सवाल पूछा गया, एक भी 2025 का 2026 मार्च में पेपर हुआ। करंट अफेयर के लिए आप एक साल का अनुमान लेके चलते हैं यूजुअली, तो उस हिसाब से 2025 से कुछ भी पूछ सकते थे, वो कुछ भी नहीं पूछा। 2024-23 से सवाल पूछा, मीडिया से ना पूछ के हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे, और वो भी किस लेवल के कि आपको 5 बैटल दे दिए, 5, एक बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ तरेन, हल्दी घाटी, ऐसे 5 बैटल दे दिए और उसके बाद कह दिया इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बताइए। एक मास मीडिया का बच्चा इसको कैसे पहचान सकता है? जहाँ पे एक जर्नल अवेयरनेस की बात होती है, अवेयरनेस और इन डेप्थ रिसर्च आप समझ रहे हैं बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं इसी को और आगे बढ़ाऊँ तो साइकोलॉजी के पेपर में भी कुछ सेम होता है, वहाँ पे भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मास मीडिया के पेपर का एक बहुत एग्जाम्पल लूँ जो बहुत बच्चों को खला, उन्होंने एक बुक दे दी नो फिल्टर, कि ये नो फिल्टर बुक जो है 2019 में आई थी, ये बुक कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अब बताइए कोई व्यक्ति कैसे पता कर सकता है एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। ऐसे एनटीए बहुत सारी दिक्कतें जो अभी भी आ रही हैं, पहले भी आ रही है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे हैं तो इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। तो आपको क्या लग रहा है इस पर कैसे काम होना चाहिए? क्योंकि बहुत छोटा तबका, इसमें केवल 10,000 बच्चा इफेक्ट हो रहा है और कहाँ 22,80,000 बच्चा इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि एनटीए बायस्ड नहीं है, वो किसी भी पेपर को छोड़ के नहीं चल रहा है, और एनटीए कंसिस्टेंट है कि जिस कोई बच्चा बच जाता है कि भाई मैं एनटीए से अछूता रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब पे प्रॉपर आशीर्वाद है, सबको प्रॉपर प्रसाद मिल रहा है। तू रह गया तू भी आ जा, तू वहां रह गया तू भी आ जा। तो एनटीए और सीबीएसई ये सब मिले हुए हैं, इन्होंने ठान रखा है कि बच्चा बिजी रहना चाहिए, री एग्जाम के चक्कर में फंसा रहे, री इवेल्युएशन के चक्कर में फंसा रहे, ठीक है। कहीं से कहीं तक भी एनटीए प्रॉपरली अपने सिस्टम से, अपनी पूरी तरीकों से, अपने हर तरीके से बच्चे को हैरास कर रहा है, और उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं से कहीं तक ले नहीं रहे हैं।
आईआईटी में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं ना वो। नहीं, आईआईटी में वो भी एक दूसरा मुद्दा है उनका कि इन्होंने सीबीएसई का जो रीवैल्यूएशन निकाला तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, जो पोर्टल इनका बिल्कुल फेल रहा, वो पोर्टल चला नहीं। जैसे हम रीएवैल्यूएशन पे आते हैं, अगर हम स्क्रूटनी पे आते हैं, उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा एक बार दर्शकों को बता दीजिए ओएसएम क्या चीज़ है। सब जानते हैं ऑन स्क्रीन मार्केटिंग। देखिए थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए अच्छे से। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। इन्हें दिमाग में सीबीएसई क्या आया कि हम रिजल्ट जल्दी आउट करेंगे, ठीक है। पिछली बार रिजल्ट जो आउट हुआ था उससे भी 2 दिन बाद रिजल्ट आउट हुआ है इस बार। पिछली बार कॉपी हाथ से चेक हुई थी, हाथ से जांची गई थी। इस बार इन्होंने आनन फानन में एक नया सिस्टम लेकर आए, ऑन स्क्रीन मार्किंग। उसमें होता क्या है कि कॉपी को स्कैन किया जाता है, एक थर्ड पार्टी कॉपी को स्कैन करती है और वो टीचर्स तक पहुंचाती है, और वो टीचर्स को स्क्रीन पे देखते हुए उसे इवेल्युएट करना होता है, उसे मार्क्स देने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो चीज है जिसकी ट्रेनिंग टीचर्स को मैक्स टू मैक्स हफ्ते भर तक मिली है बस। अगर आप ये सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे थे तो कम से कम आप अपने टीचर्स को 1-2 साल स्कूल में तो लॉन्च करवा लेते। ये सिस्टम इतनी जल्दी क्या थी, मतलब क्या जल्दी थी कि हमें फटाफट से करके दिखाना है। और उसका इतना बड़ा ब्लंडर होता है कि बच्चों के पास जो कॉपियां अब रिवैल्यूएशन के बाद पहुंची है वो ब्लर्ड कॉपी पहुंची है। और वो ब्लर कॉपी में बच्चा अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा, तो टीचर ने क्या देखकर चेक किया। और बताता हूं मैं आपको, कुछ केसेस तो ऐसे सामने आए हैं जिसमें कॉपी ब्लैंक पहुंची है। उन ब्लैंक कॉपी को आप कैसे चेक कर रहे हैं। एक और बात बोलूंगा मैं बीच में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, दर्शक भी आपके जानते होंगे। तो जो एमसीक्यूज होते हैं, आप लोगों से ही बात कर रहा हूं, जो एमसीक्यू होते हैं 4 ऑप्शन है, उसमें से सही होगा या गलत होगा। एक आपने आंसर लगाया, या तो वो सही होगा या गलत होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, या तो 1 नंबर आपको मिलेगा या 0 मिलेंगे। उस पर आधा कैसे मिल सकता है? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हाफ मार्क्स मिल रहे हैं उस पर। तो आपके दर्शक इतने समझदार हैं, वो खुद बता देंगे कि इसमें क्या स्कैम हुआ है, कैसे बच्चों की चेकिंग हुई है। सीबीएसई ने कसम खा रखी थी 90 वाले को 70 पे ला देंगे, 70 वाले को 50 पे ला देंगे, और 50 तो फेल ही होगा, कंपार्टमेंट में आ जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ जैसे मैंने भी, जो आपने बोला ब्लर इमेजेस है, इसी के साथ एक चीज़ भी हुई कि बच्चों, मैंने एक लड़की का ट्वीट पढ़ा, उसमें क्या हुआ कि लड़की का पहला पेज तो उसका ही है, अंदर किसी और का पेज है, वो उसकी हैंड राइटिंग ही नहीं है। और उस लड़की ने अपनी इंग्लिश का पेपर भी सिर्फ इसी चीज के लिए मंगाया था, ये दिखाने के लिए कि केमिस्ट्री के पेपर की हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, इंग्लिश में ये देखो ये मेरी हैंडराइटिंग है, कंप्यूटर साइंस में मेरी हैंडराइटिंग मैच हो रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरी हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही। उसने ये चीज शो करी है सोशल मीडिया पे। उसके बाद भी ये लोग आगे सामने आके नहीं कह रहे कि हाँ गलती हो गई, ओएसएम ब्लंडर था, ओएसएम को हम हटा रहे हैं और हम कॉपी इवेल्युएट कराते हैं दोबारा से बच्चों के लिए। बच्चों के साथ खड़े हो ना। एक बात बताइए, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये बच्चों से लड़ने के लिए हो रही है क्या? बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए था, लेकिन लड़ ही रहे हैं। बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, बच्चों के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए। एनटीए विथ स्टूडेंट, सीबीएसई विथ स्टूडेंट, ये होना चाहिए। बिल्कुल। यहां चल रहा है एनटीए अगेंस्ट स्टूडेंट। अगर मुझे आपको इरिटेट करना है, मैं आपको कोई मार्क्स पेपर बताता हूं कि कल तेरा एग्जाम लूंगा, तैयारी कर ले, ठीक है, और हर 2 घंटे बाद आके मैं आपसे कहता हूं ओए तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, हेलो तेरे बस की नहीं है, तो मैं आपका मॉरल तोड़ रहा हूं ना। बिल्कुल। आप एनटीए का ट्वीट देखते हैं, उस एनटीए ट्वीट कहता है कि ये कोई स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है, ये एक नेशनल एग्जाम है। अरे हाँ भैया, हमें पता है ये नेशनल एग्जाम है, तभी तो ये लीक हो रहा है। स्कूल लेवल के एग्जाम अभी एनटीए को मैं टारगेट देख रहा था, बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हमारे देश का शायद सबसे बड़ा बोर्ड है। इसमें जो मैंने एक चीज़ देखी थी सबसे ज़्यादा जो गलत हो रही है, जैसे कि किसी बच्चे ने, मैंने एक लड़के का भी ट्वीट देखा, आपको भी इस बारे में जानकारी होगी, बच्चे ने ट्विटर अकाउंट बनाया, उसने बताया कि सीबीएसई की मेरी क्लास 12 की चेकिंग है, लोग उसे पाकिस्तानी बुला रहे हैं। तो उस पे हो तो गया, क्लियरिफाई हो गया कि उस पे हमारे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार वो अपने हैंडल से लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। और उसके बाद जब क्लियर होता है कि वो बच्चा सामने आता है, वो नेशनल मीडिया पे जाके अपने आप को दिखाता है कि ये मैंने भेजा और मैं तो इंडियन हूं, वो अपना आधार कार्ड सब शो करता है, तब वो क्यों नहीं आके माफी मांगते उस बच्चे से? सबसे बड़ा इस जगह पे एक सवाल खड़ा होता है हमारे लिए, हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए, कि क्या हमारे ही देश में, एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में, अपनी ही चीज़ के लिए
सवाल उठाना सबसे बड़ी गलती है हमारे लिए। आपको तय करना होगा कि डेमोक्रेटिक देश है, आपका लोकतांत्रिक देश है, तो आप अगर सवाल उठा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। पहला तो जवाब आप अपने ही सवाल में छुपाए बैठे हैं। कैसे कि अगर डेमोक्रेटिक है और उसके बाद भी आप करें क्या सवाल उठाना। अरे भाई डेमोक्रेटिक है, उठाओ सवाल, लेकिन उठाने पे लेकिन तो सामने ऐसे वाले का सप्रेशन देखो कि वो आपको डेमोक्रेटिक रहने दे रहा है या नहीं दे रहा, या आपकी डेमोक्रेसी आपसे छिनती चली जा रही है। अब इसी चीज़ पे मैं एक चीज़ और भी देख रहा था कि जब रीएवैल्यूएशन हो रहा था कॉपीज़ का, बच्चे कह रहे हैं कि कॉपीज़ में जो मार्किंग है वो टीचर्स को ही नहीं समझ में आ रही है। तो बहुत टीचर्स ने तो सामने आके इंटरव्यू दिए, बहुत टीचर सामने आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें पहले इसके लिए ट्रेन नहीं किया गया, हमारे ऊपर ये थोप दिया गया। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूं, एक लेडी टीचर है, मैं नाम यहां पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, आप सबने सोशल मीडिया पे देख रखा होगा। उन टीचर ने आके, केमिस्ट्री की टीचर है, वो आके बोलती हैं टीचर कि हमने जो कॉपी चेक करी, फर्स्ट पेज किसी और का था, सेकंड की हैंडराइटिंग अलग थी, थर्ड की हैंडराइटिंग अलग थी, तो हमने वहां के जो इन्विजिलेटर हेड थे उन्हें कॉपी दिखाया, तो उन्हें कॉपी दिखाने के बाद उस पर अनफेयर मीन्स लग के वो कॉपी चली गई। अब आप ये बताइए, क्या वो अनफेयर मीन्स लगने के बाद कॉपी रीचेक हुई, या उस बच्चे का क्या हुआ, फेल? क्या बच्चा मेहनत नहीं करता? आप एक बात बताइए, आप अपनी जिंदगी का 1 साल उस बोर्ड के एग्जाम के लिए देते हैं क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसके बेसिस पे मिलेगा। आप मेरिट के लिए काम करते हैं, आप अपनी नॉलेज के लिए काम करते हैं, आप एग्जाम टाइम पे सुबह 4-4 बजे उठकर रिवीजन कर रहे हैं। किस चीज के लिए? उन 30-40 नंबर के लिए जो आपको मिल रहे हैं। और उसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं है कि ओएसएम गलत है। उसके बाद भी संयम भारद्वाज जो एग्जाम कंट्रोलर है सीबीएसई के, वो सामने आके ये नहीं कह रहे कि ओएसएम हमसे गलत हो गया। उसके बाद भी जो राहुल सिंह है, चेयरपर्सन है सीबीएसई के, उन्होंने सामने आके ये नहीं बोला कि बच्चों गलती हो गई, हम इसे वापस ले रहे हैं, हम आपका रीएवैल्यूएट कराते हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वहां ईगो अटक रही है कि हमसे कैसे गलती हो सकती है, हम तो तानाशाह हैं, हमारा तो तुगलकी फरमान है, हमने कह दिया तो बस कह दिया, हमने पेपर ले लिया तो ले लिया, हमने रीइवैल्यूएट इस बेसिस पे। बिल्कुल, आपने रीइवैल्यूएशन की प्रोसेस देखी है? मैंने इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। अच्छा, एनटीए हो, मैं एनटीए की भी बात ले रहा हूँ, और चाहे यहाँ पर आंसर क्या, सीबीएसई आंसर की आती है एनटीए में, जैसे हर पेपर के बाद चैलेंज आंसर की होता है। जी। अभी हमने सीबीएसई का भी रीइवैल्यूएशन का देखा, पैसे आपने देखे कितने बच्चों से लिए जा रहे हैं। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे प्रेशर बढ़ा तो सीबीएसई ने उसकी जो अमाउंट था वो कम किया। लेकिन आज भी मैंने ऐसे कई सारी फोटोज़ देखी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं फोटोज़ को अभी स्क्रीन पर भी लगाऊंगा, सर आप जानते भी होंगे कि एक बच्चे से कई करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए दिखाया गया है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्टेड 5, फी पर सब्जेक्ट 20 लाख एक सब्जेक्ट की फीस है, तो 5 सब्जेक्ट की जो फीस है वो 1 करोड़ रुपए ली गई है, 1 करोड़। अब ये आप अपने पोर्टल पे दिखा दीजिए, और साफ ऊपर लिखा हुआ है, ये साफ ऊपर लिखा हुआ है फोटोकॉपी वेरिफिकेशन, ये मैं अभी पेस्ट कर दूंगा, रीइवैल्यूएशन। और देखिए यहां पे 8,000 रुपए एक बच्चे का आ रहा है, और देखिए 4,16,520 रुपए। अरे जब आपका पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है, आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप अपने आप को टेक्निकली साउंड करने जा रहे हैं, और आपका एक पोर्टल आपसे ढंग से काम नहीं कराया जा रहा, यार उसे चेक तो कर लेते हैं आप कि वो बच्चे डाल रहे हैं। सबसे पहले तो रीइवैल्यूएशन के लिए सामने आपके क्या आ रहा है, इतना आ गया। अच्छा, रीइवैल्यूएशन की प्रोसेस का आपने पहले फंडा नहीं देखा? जब आवाज उठी कि हमारे मार्क्स इतने कम नहीं आ सकते, ओएसएम में इशू है, तो रीइवैल्यूएशन चाहिए। तो रीइवैल्यूएशन के लिए जब आवाज उठी तो रीइवैल्यूएशन कैसे लॉन्च करते हैं? 700 रुपए की कॉपी देंगे, 500 रुपए आप जो रीचेक कराना चाहते हैं सब्जेक्ट उसके लेंगे, उसके बाद 100 रुपए पर सब्जेक्ट हम आपसे लेंगे। लोगों ने आवाज उठाई तो तुरंत फ्लिप करते हैं कि हम 100 रुपए की कॉपी देंगे, 50 रुपए का सब्जेक्ट चेक करेंगे, 25 रुपए का क्वेश्चन करेंगे। चलो हमने ये भी मान लिया कि आपने कर दिया। उसके बाद आप अपना एक और बयान उसमें देते हैं, आप एक और स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, अगर आपका एक भी नंबर कटा तो काटा भी जाएगा। बच्चे ये सोच के रीइवैल्यूएट कराएं कि अगर एक भी नंबर कटा तो काटा भी जाएगा। मतलब मैं तुझे सामने कह रहा हूं, आ बेटे यहां खाना खा ले, आजा 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 खाना खा ले, अगर तूने इस प्लेट को हाथ लगाया ना तेरे हाथ काट दूंगा। ये क्या मतलब है?
मतलब क्या है ये? आप सामने वाले को बुला रहे हैं और उसके बाद सामने वाले को आप कह रहे हैं कि तू ऐसा नहीं करेगा, रीवैल्यूएशन। ये हमारे स्कूल टाइम पे होता था, जब आप स्कूल में टीचर के सामने जाते थे, वो कॉपी चेक करके आपको बांटते थे कि करेक्शन किसी को करानी है आ जाओ, अगर एक भी गलत हुआ तो नंबर काट लिया जाएगा। वो टोटलिंग तक कराने नहीं जाता था बच्चा। एक चीज़ इसी में एनटीए में ऐड ऑन करना चाहूँगा, एनटीए भी हर क्वेश्चन के 200 रुपये लेती है। अगर मैं स्पेसिफिकली सीयूईटी की बात करूँ, नीट का भी शायद ऐसा ही कुछ अमाउंट है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पे 500 बच्चों ने डाला तो 200 इंटू 500 कितना पैसा गया सिर्फ एक क्वेश्चन पे। उसके बाद सही होता है या नहीं होता है, मान लीजिए गलत हो जाता है, एक डिफरेंट केस है। अगर सही भी होता है या नहीं भी होता है, उस व्यक्ति के 200 नंबर चलेगा। मैंने खुद अपनी जो एनटीए की कॉपी थी वो चेक कराई, रीएवैल्यूएट कराई, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैंने 1000 रुपये डाल दिए और उसके बाद एक भी करेक्शंस नहीं हुए। अच्छा, एक और चीज है, सही गलत पे इन्होंने पहले ये भी रखा था कि वो पैसे रिफंड नहीं होंगे, लेकिन अब इन्होंने जब लोगों ने, भाई अब चलो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि अब इन पे दबाव पड़ा और इन्होंने ये चीज भी करी है कि अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो वो पैसे वापस दिए जाए। लेकिन एक बात तो बताओ, जब लोग दबाव डालते हैं आप बदल देते हो, इसका मतलब आपके पास यार प्रोविजन तो है, आपके पास प्रोविजन तो है। जब दबाव डालते हैं तब आप बदलते हो, तो तुम पहले क्यों नहीं सुधरते? सुधर जाएंगे तो एनटीए कैसे या सीबीएसई कैसे कहलाएंगे? नहीं तो फिर तुमने ठेका ले रखा है कि बच्चों को हैरास करना ही करना है। अरे कभी तो उसका हाथ पकड़ के आगे लेके चलो, कभी तो उसके साथ खड़े हो, लेकिन हमेशा ये क्या होता है कि हम तुम्हारे अगेंस्ट है। अब तो ये तो वॉर बना दी गई ना। और बीइंग ऑनेस्ट, अगर हम देखें 3 मई को पेपर था, उसके बाद रीनीट का आता है कि पेपर कैंसिल हो जाता है। आज देख लीजिए यहाँ पे मई ख़त्म होने वाला है, लोग भूलना शुरू हो गए। सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना यही है कि 22 लाख बच्चे, 22,80,000 बच्चे, और उनके घर में हम 3-3 मेंबर भी लेके चले तो करीब 60, 70 या 80 लाख बच्चा जो है या लोग हैं पूरे देश के अफेक्टेड हैं। इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी 1 महीने नहीं बीते हैं और हम सब भूलने लगे हैं। आदित्य, इसे पर्सनल मत लेना, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाएगी ना, तो मैं ये कहने आऊंगा, यार आदित्य बहुत बुरा हो रहा है, यार बहुत बुरा हो रहा है, यार आदित्य कुछ कर। और उसकी जगह अगर मैं 2 बाल्टी पानी डाल देता तो शायद हेल्प ज्यादा होती। करेक्ट, माय पॉइंट। ये हमारी देश की विडंबना है कि जिसने नीट का पेपर दिया है सिर्फ दुख उसका है। कोई ये नहीं सोच रहा कि ये जो बच्चे जो लीक पेपर देकर, जो बच्चे पैसे से खरीद कर डॉक्टर बनेंगे, कल को वो तुम्हारा मुद्दा है। आज जो तुम्हें वो मुद्दा नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारे बच्चे ने नीट का पेपर नहीं दे दिया था, लेकिन कल को जब तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और ये डॉक्टर तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी किडनी की जगह तुम्हारे लंग्स को ऑपरेट करेगा, तब वो तुम्हारा पर्सनल मुद्दा होगा। तब तक तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से सबको आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को बिल्कुल भी दबने नहीं देना चाहिए। 22,80,000 बच्चों की बात नहीं है, या 22,80,000 बच्चों के मां बाप की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। डॉक्टर सबसे ज्यादा नोबेल प्रोफेशन है और ये माना जाता है डॉक्टर भगवान है, लेकिन जब तुम्हें पता लग जाए कि उस भगवान के अंदर आत्मा कौन सी है, समझ रहे हो, तब तुम्हारा ये पर्सनल मुद्दा बनेगा। जेई का पेपर क्यों लीक नहीं समझ जाओ, अभी जाग जाओगे तो आगे फायदे में रहोगे। अभी सबके साथ खड़े रहो। ऊपर से सीबीएसई भी 17,80,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखा मैंने इस बार के आंकड़े। और आप कह रहे हैं जेई का पेपर कैसे लीक नहीं हुआ? जेई ने तो एक और तरीका है काम करने का। जेई सीबीटी लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है जेई मेंस। तो उसमें क्या है, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाते हैं तो उसमें कोई शिफ्ट का पेपर हार्ड आ जाता है। आदित्य और मैंने साथ तैयारी करी। आदित्य गया डे 1 की शिफ्ट 1 पे पेपर देने, मैं गया डे 3 की शिफ्ट 2 पे पेपर देने। आदित्य का पेपर आ गया बहुत हार्ड, मेरा आ गया बहुत इजी। मैं अब कैसे खुश रहूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या आदित्य का? वहां नॉर्मलाइजेशन लगता है, पता है, और नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चनेबल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चनेबल नहीं है कि वहां 76 मार्क्स पे ही उसकी 97 परसेंटाइल आ रही है और यहां मैं 150 मार्क्स लेकर घूम रहा हूं और मेरी परसेंटाइल इन्होंने दे दी 83, यानी मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया। तो नॉर्मलाइजेशन तो बड़ा सेफ गेम है बच के निकलने का। सीबीटी कौन कहता है आपको सीबीटी में अगली साल से अगर नीट होता है तो जब तक आपके सामने नहीं आया, जब तक आपके सामने नहीं आया तब तक लीक नहीं हुआ। तभी आप 2025 को लीक नहीं मान रहे। मैं 2025 को भी लीक मान रहा हूं क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा हूं कि सीकर से सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं। इस बेसिस पे लीक हो रहे हैं,
सीबीटी लीक होता है, आपके सामने बता रहा हूं। सीबीटी बहुत तरीके का लीक है, लेकिन सीबीटी लीक करने का आपको समझना पड़ेगा। एक होता है आम आदमी और एक होता है एग्जीक्यूटिव क्लास। एक होता है जो सफर करता है नॉर्मल क्लास में और एक करता है बिजनेस क्लास में। तो जो नॉर्मल क्लास है वो सबके लिए लीक हो जाता है, और जो बिजनेस क्लास है वो एलीट क्लास के लिए लीक होता है, जो जेई मेंस सीबीटी। आप अभी आपके सामने नहीं आ रहा एक। अच्छा, आपके सामने अंदर का कल्प्रेट अब तक क्यों नहीं आया? एनटीए का जो पेपर लीक हुआ होगा वो अंदर से निकला होगा, तो सीबीआई ने अब तक वो अंदर से क्यों नहीं निकाला? अगर निकाल लेते तो फिर एनटीए पे बात नहीं आ जाती। एनटीए पे तो खैर बात आ चुकी है, लेकिन मैं तो सिर्फ उस अधिकारी को चाह रहा हूं कि वो तो सामने आना चाहिए। हमारे देखिए, हमारे ना थोड़े से लॉज भी जो है उनमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आपको पता लग गया है कि भाई ये आरसीसी कोचिंग का मालिक है, शिवराज की बात कर रहा हूं मैं, उनके कोच, आपको पता होगा शिवराज क्या करते हैं। शिवराज आरसीसी एक महाराष्ट्र का कोचिंग है, ठीक है। तो वहां पे उनका बड़ा अच्छा कोचिंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है। तो उनका होता क्या, ये कोचिंग माफिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। उनका होता क्या है, वो बच्चों को वो विश्वास रखते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो 3 मई तक विश्वास नहीं करते कि 3 मई को बच्चा पेपर देने जाएगा, कह रहे इतनी देर लगाएगा, देर से आज करवाते हैं पेपर। वो अप्रैल में ही अपने इंस्टीट्यूट में पेपर बच्चों को करा देते हैं, और उनके खुद की फैकल्टी जो उनके यहाँ के टीचर्स हैं वो कहते हैं शिवराज सर भगवान के स्वरूप है, शिवराज सर के सपने में भगवान आते हैं, जो इन्हें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाले। ये पिछले साल का भी बता रहा हूं, जब वहां के पिछले साल के टॉपर्स थे, ये उनकी स्टेटमेंट है कि हमारे सर को पता लग जाता है, उनको भगवान के स्वरूप है। वो जो गेस्ट पेपर तैयार करते हैं उसका 80%, अरे 80% वो 100% बताता है तुम्हें। तुम सामने बताओ तो, आज वो तुम्हारे भगवान स्वरूप उठ चुके हैं। अब बताओ उन भगवान स्वरूप पे पेपर कहां तक पहुंचता था? ये नेक्सस कितना बड़ा था? आप और हम जितना समझ रहे हैं, ये नेक्सस उससे बहुत ऊपर है। मुझे पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से 100 of crores तो इन्वॉल्व हैं, मेरे हिसाब से एटलीस्ट। मेरा इस पे एक चीज़ और भी मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई छोटी चीज़ है। पहली चीज़ तो जो आपने कही, मेरा ऐसा मानना कहीं ना कहीं इस पे गवर्नमेंट का रोल है। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, कोई रोल भी हो, ठीक है। गवर्नमेंट का तो सबसे, भले इग्नोर करने का रोल हो, लेकिन रोल तो है। हाँ, इग्नोरेंस तो, अगर आप इग्नोरेंस की तरह जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को, फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। इसी चीज़ पे अभी आपने एक शब्द बोला कोचिंग माफिया, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, जेई की हो, नीट की हो, क्लैट की हो, किसी भी एग्जामिनेशन की हो, एक कोचिंग माफिया चला हुआ है। कोचिंग माफिया से मेरा मतलब है कि हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीसेस ली जाती हैं। उसके बाद क्या कर दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ठीक है, ठन ठन गोपाल, कोई मतलब नहीं है। देखिए, उन्हें ना, जो आपने कहा हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस, वो ही रीजन है इसके पीछे कि अगले साल इंस्टीट्यूट में एडमिशंस आएंगे कैसे, जब सिलेक्शंस नहीं मिलेंगे। वो बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगेंगे कि रैंक 1 AIR 1 कहां से आई। क्यों AIR 100 वाला बच्चा नहीं होता, वो सिलेक्टेड नहीं माना जाता। सिलेक्टेड होता भी है, सीधी बात है। और आप उसे दिखा देते हैं कि बस यार AIR 1 यही स्टार है, AIR 2 यही स्टार है। एक क्वेश्चन मेरा इसी से थोड़ा सा, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, एक बच्चा जिसकी AIR 1 आई है, वो X कोचिंग को भी फोटो में उसकी दिखेगा, Y कोचिंग की भी फोटो में दिखेगा, Z कोचिंग की भी फोटो में दिखेगा, और पता चलेगा कि वो इन तीनों में से कहीं पर भी काम नहीं। क्यों? सारा अधिकार क्या सिर्फ कोचिंग को पैसा कमाने की है? जब उस बच्चे ने मेहनत करी और वो बच्चा मेहनत करके AIR 1 लेकर आया, तो अब उसका समय आ गया ना, तो वो अपना वो पूरी रिकवरी तो करेगा। और चाहे वो उन तीनों में से किसी का ना हो, उसने खुद पढ़ा हो, लेकिन उसे पता है कि रिकवरी का टाइम है, बेटा ले लो, मर्सिडीज पहले ले लो, इतने पढ़ते रहेंगे, सब कुछ हो जाओ, कॉलेज जाने का इंतजाम नहीं करना उसे। तो बच्चे भी आजकल एडवांस हो चुके हैं। इसी तरह से कोचिंग अमाउंट्स की बात करें, कोचिंग अमाउंट्स के अलावा एक चीज़ और आती है, मैंने जो देखा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जब वो शहर में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम एक एवरेज लेके चलें तो एक इंसान की जो लागत लग जाती है 1 महीने की, किराया, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, तमाम खर्चे हो जाते हैं, इंटरनेट का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, 10 से 15 हज़ार रुपये का वहाँ पे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। ये मैं मिनिमम आपको अमाउंट, बेर मिनिमम इतना है। बेर मिनिमम इतना है। अगर मैं दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तो ये बढ़ सकता है, आराम से बढ़ता है। बिल्कुल। ऐसे में वो व्यक्ति या वो परिवार जो सिर्फ कमा ही 10-12 हज़ार रुपये रहा था, उसके लिए एजुकेशन इनएक्सेसिबल हो जाती है। इतना बड़ा सपना देखने का आपको इस देश में हक है? फिर गलती किसकी है? परिवार की। जब तू कमाई 10-15 हज़ार रहा है, तो इस देश में तू इतना बड़ा सपना देख कैसे रहा है? यही बदलाव लाने का टाइम आ चुका है। अब बदलाव आना चाहिए, और आना कहां से था? हमारे यूथ से।
और वो यूथ को ही पकड़ के पीछे खींचा जा रहा है। अब तो आपको हमको जो भी इन चीजों को ढंग से समझ रहे हैं, हमें इस आवाज को उठाना चाहिए। इस समय हमें दबना नहीं चाहिए। ये टाइम आ चुका है इनके लिए खड़े होने के लिए। एक चीज़ और भी है, मैं इसी में ऐड ऑन करूँगा। बच्चों को, जैसे मेरे भी साथ वाले हैं, मेरे भी एज वाले हैं, मेरे से जूनियर्स हैं स्पेसिफिकली, जैसे मैं तो चलिए अवेयर हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। मैं देख रहा हूँ कि पिता कमा रहे हैं 15,000 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 12,000 रुपये वो अपने बच्चे या बच्ची को दे रहे हैं कि वो शहर में पढ़ाई कर रही है, इस आस में कि वो जीवन में कुछ बन जाएगी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विथ यू, बच्चे या बच्चियाँ क्या कर रहे हैं? नशे में उड़ा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन पाल रहे हैं, या कोई भी, जैसे हम लोग एक हिंदी में कहते हैं ना, शोष आगे ज़िंदगी में ज़्यादा मशगूल है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये करने से मेरा सोशल मीडिया पे कल्ट बनेगा। पढ़ाई नहीं करेंगे, या पढ़ाई सिर्फ पेपर पास करने के लिए करेंगे, लेकिन उनका मेजर जो फोकस रहेगा वो दुनियादारी की चीज़ों पे रहेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन भी आ गया, और ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन जो एक लग्जरी ब्रांड्स के पीछे एक चाहत, एक लोगों जो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं हानिकारक तो है ही, हम सबको पता है, लेकिन इसको रोकना किस तरह से चाहिए? देखिए, मेरे को तो लग रहा है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे जो टीचर्स हैं, ठीक है, अब वो टीचर्स नहीं है, स्टार्स हैं। उनकी बड़ी बड़ी कार है, उनके कार के लॉन्च दिखाए जाते हैं, या उन्हें उस तरीके से दिखाया जाता है कि बच्चों को दिखता है कि लैम्प लाइट में रहना, या जो टीचर ज़्यादा फेमस है वही अच्छा टीचर है। ये तो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। ये तो बदल चुका है। अब वो क्वालिटी उनके बोर्ड पे नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं उनकी लग्जरी में, उनके फॉलोअर्स में। अच्छा, उनके इतने फॉलोअर्स हैं तो ये टीचर बेस्ट है। ऑल्दो वो कंटेंट देख के डिसाइड करें और अपने घर की स्थिति देखकर डिसाइड करें, उनमें अपनी महत्वाकांक्षाएं इस चीज को होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज पे होनी चाहिए कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और ये बच्चों को अवेयरनेस आनी चाहिए, ये बच्चों को खुद भी समझना चाहिए। अब जिस हिसाब से जनरेशन तेजी से बदल रही है, वो इमोशनल अटैचमेंट कट होता जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें, फॉर्मेट बदलते जा रहे हैं। पहले टेस्ट मैच भी क्रिकेट का 6 दिन का होता था, फिर वो 5 दिन का आया, लोगों के पास टाइम कम रहा। फिर वनडे मैचेस आए, वनडे मैच भी इवॉल्व होके बन गए 2020, और वो फॉर्मेट भी अब 10-10, 10-10 में भी आ जाएगा। यानी लोगों के पास वो स्पैन इतना कम होता जा रहा है, इमोशनल अटैचमेंट भी इसी तरीके से गिरता चला जा रहा है। अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली वैल्यूज वो घटती जा रही है। अब आप YouTube पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के पहले देखते थे वीडियोस, लेकिन वो हटके शॉर्ट्स आते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती है। यानी आपका कंसंट्रेशन स्पैन कितना छोटा आ गया। अगर कोई रील 1.5 से 2 मिनट भी चली गई तो आप उसे स्क्रॉल कर देंगे। तो इशू कहां है? इशू है आपके बदलते हुए समाज में, और वो समाज इतनी तेजी से बदल रहा है कि वो हमारे बच्चों पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा, बीइंग अ पेरेंट हमें समझना पड़ेगा, बीइंग अ टीचर हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों के साथ बात करना भी जरूरी है, इमोशनल अटैचमेंट भी जरूरी है, और मैं फिर से उसी मुद्दे पे वापस लौटूंगा, और ये भी चीज जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर बनना ही तेरी जिंदगी नहीं है। तू डॉक्टर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू आगे जीवन में होगा। सही बात है, तेरा होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। इसी पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स लीक नहीं हो रहे हैं। हाल में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि AKTU की जो एग्जामिनेशन थी, 3rd ईयर का पेपर, IT का पेपर लीक हो गया पेपर से ठीक आधे घंटे पहले, और कुछ नहीं, सिर्फ एक QR आ रहा है, पेपर स्कैन करके पैसे का स्क्रीनशॉट भेजो, आपके पास पेपर आ जाएगा। पेपर लीक हो गया, अब तो कार्रवाई भी हो रही है, अब तो कमेटी भी गठित हो गई है, सब कुछ हो गई है, लेकिन पेपर लीक कैसे हो गया, ये फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, और इस बार ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ है। तो फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे इसलिए हुआ है कि यूनिवर्सिटी क्यों पीछे रह जाए इसमें? पैसा तो ये भी छाप लेते। जब चलन चल ही रहा है तो हम क्यों पीछे रह जाए? अच्छा, एक बात बताओ, जब QR कोड जनरेट हो रहा है, उस QR कोड पे पैसे डालने से वो पेपर आप तक पहुंच रहा है, और उसके बाद बिल्कुल ये चीज लाजमी है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करा भी होगा, करा है, ठीक है, वो पैसा भी पहुंच रहा होगा, बहुत मिनिमल तो अमाउंट। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की हो? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्या ये एक और सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, और ये पैरेलल इनकम का सोर्स बनता जा रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद क्या करो? दोबारा से पेपर कंडक्ट करा दो, क्या फर्क पड़ता है? दोबारा क्या दे फर्क देंगे। पड़ता? 2-3 दिन आवाज उठाएंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। ये एक चीज आपको जयपुर का प्रोटेस्ट इतना लैम्पलाइट में नहीं आ रहा? जयपुर के बच्चे इतना ज्यादा, जयपुर के सीकर के बच्चे इस समय रोड्स पे इतना उतरे हुए हैं, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसे दिखा रहा है। जयपुर में ये कहाँ पर हो रहा है?
ये जयपुर में ही प्रोटेस्ट मेन सिटी में, मेन जयपुर में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स ने तो अब अल्टीमेटम भी दिया है कि 10 दिन के अंदर हमें इन 18 बच्चों के जो शहीद हो गए, मैं तो इन्हें शहीद ही बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो 18 बच्चे इस भेंट चढ़ गए इस सिस्टम के, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई तो 10 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली में गूंज करेंगे। अब ये कितना उन्हें दिया जाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है दिल्ली तक आने के लिए या सप्रेस किया जाता है, लेकिन अभी तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसे दिखा भी नहीं रहा। पेड पीआर सर, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, पेड पीआर। इसी के एक मैं इसी पे अगर आगे आपसे एक बात करना चाहूँगा, हाल में ही यूपीएससी का भी पेपर हुआ, उसमें मैं आप बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपका फील्ड भी नहीं है, लेकिन मैं बस एक कंटेक्स्ट देना चाहूँगा। इतना ज़्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पूछ लिया गया है कि एक बटालियन के जो डिफरेंट टुकड़ियाँ होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो इररेलेवेंट क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना इररेलेवेंट पेपर बनाएगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ जी, मैं आपको ना एक पैसा कमाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, आप ना 10,000 बच्चों तक ये बात पहुंचा दो कि आपने 20 जॉब्स निकाली है, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, 10,000 20,000, क्योंकि हमारे देश में जो बेरोजगारी का दर है वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है, तो वो इतने सारे लोग आ जाएंगे कि आपने जॉब निकाली है और वो फटाफट 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 फॉर्म भर देंगे। आपके पास एक एक्स अमाउंट इकट्ठा हो गया, उस एक्स अमाउंट में से आपने कोई भी 20 रैंडम बच्चों को पकड़ के जॉब दे दी और उन्हें कह दिया कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, घर बैठो, तुम्हारे पास सैलरी पहुंच जाएगी। तो उस एक्स अमाउंट में से आपने कितना उन्हें सैलरी दिया और 4 साल के बाद उन्हें टर्मिनेट कर दिया, किसी को पता लगा ना? यानी आपको करना क्या है, वैकेंसी हो ना हो, आपको सिर्फ 20 वैकेंसी के पीछे 10 से 20,000 बच्चों को उस दौड़ में लगा देना है और उसके बाद उन्हें देके हटा देना है। ये हमारे देश के बहुत सारे पेपर्स में आजकल चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हो रहा है। थोड़ा इसको इलैबोरेट करिए, मैं एग्जांपल दे सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। मैं रेलवेज की बात कर रहा हूं। अब आपकी ऑडियंस उतनी रिस्पॉन्सिबल भी है, उतनी समझदार भी है कि वो खुद ये निकालेगी कितनी वैकेंसी निकलती है रेलवेज में, कितने लोगों को उसमें एडमिट किया जाता है और वो कितने दिन तक चलती है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, अब वो आप खुद, बीइंग अ टीचर, क्वेश्चन देना मेरा असाइनमेंट देना है, आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसे फुलफिल करें। सर, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि एनटीए ने अपने नए रूल्स निकाले पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से, तो उस पर आपके क्या विचार है? अच्छा, वो रूल्स नहीं है, वो प्रपोज किया है और उसमें से मेन 4 रूल्स जो हैं उसमें तो विवादित है। एक तो वो कह रहे हैं कि एनटीए अब नीट के एग्जाम में एज लिमिट लगा देंगे, मतलब पहले 45 साल 50 साल कोई भी पेपर दे सकता था, ऑल्दो कोई इतनी उम्र तक देता नहीं है पेपर, लेकिन पहले कोई एज लिमिट नहीं थी, तो एनटीए इस पे लगा देगा। लेकिन जब एनटीए का गठन हुआ था 2017 में, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस एज लिमिट वाली बात पे स्टे लगा रखा था। तो एनटीए कैसे बोल रहा है कि हम इस पे आगे स्टे हम इस पे एज लिमिट लगा सकते हैं, हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाउंड कर देंगे। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाउंड कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को 2-3 साल का पहले टाइम दे दो, बच्चों को बता दो कि भाई आगे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाउंड हो जाएंगे। और एक और चीज, पेपर लीक कराना नहीं रुक रहा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि मल्टी लेयर पेपर लाएंगे। जैसे जेई मेंस का पेपर होता है, जेई एडवांस का पेपर होता है। भैया, जेई एडवांस का पेपर आईआईटी का जैब सेट करता है, वो कोई एनटीए नहीं सेट करता। एनटीए मल्टी लेयर करा ले या मल्टी लेयर करा ले या रीनीट करा ले या रीनीट करा ले या रीनीट का लूप लगा ले, लेकिन एनटीए जब तक अपने अंदर सुधार नहीं लाएगी तो रूल्स कितने भी इंपोज कर ले, चीजें चेंज नहीं होगी। सबसे पहले एनटीए को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि बदलाव कितने आने हैं, किस लेवल पे आने हैं, वो एनटीए को खुद लाने पड़ेंगे। लोगों के ऊपर इंपोज कर दो कि भाई तू इतनी बार पेपर नहीं दे सकता, तू इतने अटेम्प्ट, इससे पेपर लीक होना रुक जाएगा क्या? जो 12th के बाद पेपर दे रहा है कि उस रीनीट का पेपर तो उसके लिए भी हो रहा है ना, क्योंकि नीट तो उसके लिए भी लीक हुआ है ना। सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि पेपर लीक होना कैसे रुकना चाहिए। क्या इन्हें 2024 में जो हमारे फॉर्मर इसरो के चीफ है आर राधाकृष्णन जी, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आप सीबीटी ले आओ? क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे कि 2026 में भी लीक होगा, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, जब 18 बच्चे मर जाएंगे तब ये तय करेंगे कि अब हम सीबीटी लाएंगे। अरे सीबीटी लाने के लिए तुम्हारा सिस्टम तैयार है, फिर तुम ओएसएम वाला ब्लंडर कर रहे हो। जेई में 15 लाख एस्पिरेंट होते हैं और 15 लाख एस्पिरेंट का पेपर कराने के लिए 6 से 7
दिन लगते हैं, जिसमें 2 शिफ्ट लगातार लगती है, और तुम 25 लाख बच्चों का पेपर एग्जाम कंडक्ट करा लोगे। किस बेसिस पे कंडक्ट करा लोगे? क्या तुम्हारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या तुम्हारा उतना सिस्टम तैयार है? या बिना होमवर्क के बस तुम कह देते हो कि बस अभी की बात टले? जैसे 2024 में जब सीबीएसई 2024 में जब एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं अब नहीं होगा, अब हम इतने सारे बदलाव लाएंगे। तो मुझे बता दो, जो कोर कमेटी 2024 में गठित हुई थी, उनके 17 पॉइंट्स में से इन्होंने कितने पॉइंट्स माने? इन्होंने कितने पॉइंट्स माने? इन्होंने एक भी पॉइंट नहीं माना। और अब ये कह रहे हैं कि ये फटाफट से नए नए रूल दिखा के कि बस हम कुछ कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। ये कर कुछ नहीं रहे, ये सिर्फ आपको और हमें भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि नहीं अब एनटीए सुधरेगा। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में कि अब हम चाहते ही नहीं कि एनटीए रहे। एनटीए का जितना भी गठन जिस चीज पे हुआ था, जिस चीज को मेन मोटिव रखते हुए एनटीए को लाए गए थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लोगों को टेस्ट करे, लेकिन अब ये हो गई है नॉन ट्रस्ट एजेंसी, हमारा भरोसा इन पे नहीं है। उन्होंने पिटीशन फाइल करी कि ये एनटीए भंग होनी चाहिए, एनटीए खत्म होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे थर्सडे तक का टाइम दिया, 28 तारीख तक। क्या आप एफिडेविट में ये बताओ कि 2024 में जब हमने कहा था तो आपने कितने पॉइंट्स उसमें से फॉलो किए हैं? लेकिन 28 तारीख की ईद है, तो 29 तारीख की उस पर सुनवाई होनी थी, फ्राइडे की। 28 तारीख को इन्हें अपना एफिडेविट देना था कि हमने इतने पॉइंट्स माने हैं, और फिर 29 तारीख का उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन 28 तारीख की ईद आ गई, और 29 तारीख को अगर ये एफिडेविट देते हैं तो उसके बाद सुनवाई टल जाएगी। क्यों टल जाएगी सुनवाई? क्योंकि फिर समर ब्रेक्स आ जाएगा कोर्ट का, फिर समर सेशन चले जाएंगे, तो वो ब्रेक मिल जाएगा। तो इन्हें अच्छा खासा ब्रेक है। बस ये तो एक लूप में लगे हुए हैं जिसमें आप और हम देख रहे हैं, हाँ सुनवाई हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन क्या इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है? मेरे हिसाब से अब समय यह आ चुका है कि एनटीए को हट जाना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसे आगे आके बोलना चाहिए, मानना चाहिए कि गलतियां एंड पे हुई है, इस पे काम करना चाहिए, और ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। और कम से कम अगले साल के बच्चों को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूं वो पेपर होगा, और पेपर होने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो ब्लर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो आपके पास ब्लैंक रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। वो हम और आप उन बच्चों की आंख में आंख डाल के ये कह सके कि तू तैयारी कर, पेपर होगा, तेरा पेपर अच्छा जाएगा, और उसका रिजल्ट भी असली मिलेगा। मैं तो नहीं बोल सकता बच्चों से कि पढ़ ले, पेपर आ रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता अभी इस हालात को देखकर। मैं क्या देखकर बोल सकता हूं कि हमारे देश में हालात क्या चल रहे हैं, हमारी कौन सी अथॉरिटी, कौन सी एजेंसीज क्या काम कर रही है? आप बोल सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बोल सकता, कुछ कर ही नहीं रही है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, बच्चों के भविष्य को अधिकार में डालने कर रही है। दोस्तों, आज हमने देखा शशांक जी को, और हमने जाना एक टीचर के नज़रिए से कि उसके लिए कितना मुश्किल होता है एक पेपर लीक। सिर्फ यहाँ पे बच्चे नहीं प्रभावित हो रहे हैं, वो टीचर भी प्रभावित हो रहा है, जो दिन रात सुबह 5 बजे उठकर नोट्स तैयार कर रहा है अपने बच्चों के लिए। और फिर वहीं पर कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, नीट जैसे इतने विश्वसनीय पेपर जिसके लिए कुछ सब लोग कुछ ना कुछ त्याग कर कर उस पेपर की तैयारी करते हैं, वैसे पेपरों को लीक करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए द न्यू स्टूडेंट, और ऐसे ही स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।